हालांकि पूरी रात उठापटक होती रही, लेकिन अगली सुबह उल्टा मैं बिल्कुल ताजगी महसूस कर रहा था। मैंने अपनी यिन यांग विधि चलाकर ध्यान में केंद्रित किया और पाया कि रुकावटें कुछ और हल्की हो गई थी। कल रात मैंने इन्हें तोड़ने का प्रयास किया और पाया कि आखिरी रुकावट पहले वाली सबसे ज्यादा मजबूत है। यिन यांग विधि के बारे में कहना कुछ अश्लील लगता है, लेकिन यह ताओमत की विधि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है जो यिन यांग को संतुलित करती है और बड़ी विधि में आती है। छोटा सीक्वेंस भी कहता है कि यिन यांग विधि पीला सम्राट के आंतरिक विज्ञान और पति पत्नी जब शुरुआत करते हैं तो भी किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी कुछ कमी होती है, क्योंकि चाहे वह सम्राट वाली या फिर वह स्त्री वाली हो, जब हम शुरुआत करते हैं तो विकल्पों की कमी नहीं होती। बेशक मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केवल शुरुआत के लिए हमें नैतिकता को भूलना चाहिए। इस तरह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तो धीरे चलना ही सही है। और स्वयं दुनिया के हम उम्र के लोगों की तुलना में मैं कमजोर नहीं हूँ। सुबह के समय छोटी कुमारी ने छोटी पैर वाली लड़की को बाहर निकाल दिया। इस बार छोटी पैर वाली लड़की बहुत चिंतित लग रही थी। बाहर आते ही उसने मुट्ठी बांध ली। अरे दीदी, हम छोटे काइलिन और उसके भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है? उसने जैसे ही ये कहा, मैंने और छोटे क्वी ने राहत की सांस ली। मैंने फिर से वादा किया और काइलिन के मालिक को पहचानने के फायदे समझाए। छोटे पांव वाली लड़की ने मेरी बात सुनी। उसने ध्यान से अपनी मुट्ठी खोली और मुझे एक छोटा कागज का टुकड़ा दिया जिसमें एक नक्शा बना हुआ था। छोटे क्वी ने उसे खोला और तुरंत तंबू से बाहर चली गई। देख, भौहों के बीच में काले किरण यहीं कहीं आसपास है। छोटे पैरों वाली लड़की ने सिर हिलाया। छोटे पैरों वाली लड़की ने धीरे से पूछा, क्या यह पहली बार है जब किरण जीव ने 10,000 पहाड़ियों में बच्चा पैदा किया? छोटे पैरों वाली लड़की की आवाज फिर से। वैसे तुम लोग केवल इतना जानते हो कि चीलिन के बच्चे की उपस्थिति एक उजाले और एक अंधेरे के रूप में होती है। वास्तव में अंधेरे चीलिन को इंचीलिन भी कहा जाता है। छोटे चीलिन ने कहा, जब तक उसका भाई सामने नहीं आना चाहता कोई उसे नहीं देख सकता। मैंने आश्चर्य से पूछा, वे जुड़वा हैं, फिर भी सही स्थान का एहसास नहीं होता क्या? मिंग और अंचीलिन दोनों को ढूंढ लिया गया है। आगे यह इस बार का मुख्य आकर्षण है, वह हैशियन ताओगोशी को वापस पाना। मैं शाओचुई के बारे में जानता हूँ। वह शायद सीधे गुजू शुजादे जूदी पर हमला करेगी और मैं अभी थान यू में प्रवेश करने से एक कदम दूर हूँ। ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन अब तक की स्थिति देखते हुए भविष्य की बातों पर सोचना बेकार है। शाओचुई ने कुछ मिनटों तक आजी के साथ बातचीत की, फिर उसे अपने साथ लेकर आई। आजी ने कुछ हैरानी से पूछा, दोबारा से अंचीलिन ढूंढने के लिए? उसने ऐसा क्यों पूछा? यह स्पष्ट है कि शाओचुई ने सारी बातें उसे बताई होगी, इसलिए मुझे कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर हिला दिया। लगता है शाओचुई और मैं दोनों ही काफी हद तक कुन लुनजिंग के धारक पर विश्वास रखते हैं कि वे कभी धोखा नहीं देंगे। एजी ने मेतो वेजो करके शाओजाओ गुनियांग की ओर देखा और पूछा, मिंगशिलिन की बात पर विश्वास किया जा सकता है? शाओजाओ गुनियांग के जवाब देने से पहले ही मैंने कहा, विश्वास किया जा सकता है। मिंगशिलिन ने अपने भाई या यह कहें कि चिलिंजू का सबसे बड़ा राज खोल दिया, इसलिए साफ है कि वह ठीक है। जब आज रात चांद निकलेगा मैं कुनलुन दर्पण का उपयोग करके आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको भी तैयार रहना होगा क्योंकि इंतजार कर रहे लोग भी हरकत में आ सकते हैं और यहाँ पहाड़ियां ऊंची और रास्ते खतरनाक हैं। खोजने के बाद पकड़ना भी एक बड़ी चुनौती होगा। छोटी चिड़िया ने कहा, दीदी चिंता मत करो, तब आप और लियांग भाई साथ में जाओ। खिलिंची विद चाओ के मैं संभाल लूंगी। छोटाई की आत्मविश्वास देखकर मैंने और कुछ नहीं कहा। पूरा दोपहर में थोड़ा तनावग्रस्त था। दोपहर के बाद ही शांत हुआ। साथ खून वाली तलवार पकड़कर अकेले एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और फिर से डैंटियान के बाहर की आभा को पार करने की कोशिश की। लेकिन भले ही मेरे मन में दृढ़ निश्चय था, साधना के लिए मैं थोड़ा बेचैन था। आभा को तोड़ने में असमर्थ था। उल्टा मुझे उल्टा असर हुआ और मैंने एक बड़ी मात्रा में खून थूक दिया। थोड़ी सी कमी रह गई। मैंने अंदर ही अंदर दुर्भाग्यपूर्ण कहा। हालांकि अब जबरदस्ती तुपो करना समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा करने से छुपी हुई चोटें रह जाएंगी जिन्हें मेरा रक्त भी थोड़े समय में ठीक नहीं कर सकता। आगामी संभावित संघर्ष के लिए यह फायदेमंद नहीं होगा। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद मैंने तुपो करने का विचार छोड़ दिया। मैंने शरीर के रक्त प्रवाह को शांत किया, साथ हत्याओं को पीठ पर लिया और आसपास की पहाड़ियों को देखकर उन्हें याद कर लिया। मुंह के पास की ऊर्जा के छिद्र। अंत में एक ऐसी जगह चुनी जहाँ कई शाखाएं थी और मैंने छोटू और अजी को वहाँ बुलाया। मैंने अजी के लिए इंगित करते हुए कहा, तब तुम यहाँ पर कुनलुन आईना सक्रिय करना, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अजी ने कहा, मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। आखिरकार जो लोग चुपके से किरिलिन को पाना चाहते हैं वे भी चाहते हैं कि चुपके से किरिलिन को ढूंढा जा सके। तुम उससे ज्यादा चिंतित रहो सफेद बहन की सुरक्षा के लिए। यह कहकर उसने मुझ पर एक लंबी नजर डाली, फिर उसने छोटू की ओर भी देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। देखो, मैं ही छोटा हूँ, भरोसेमंद नहीं हूँ। शियाओ कछुई ने मुस्कुराई, मुझे एक नजर डाली और मैंने अपनी नाक छुआ, यह दिखाने का बहाना करते हुए कि मैंने समझा नहीं। शियाओ होंग, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय बस अपना ख्याल रखें, परेशानियां न बढ़ाएं। अजी यह सुनकर शियाओ कछुई को पकड़कर कहने लगी, बहन देखो, मैंने कहा था ऐसे आदमी। तू नहीं छिपाती, पूरे नौजों की अच्छी सहेलियों का अंदाज बना लिया था। छोटे हरे ने अजी का हाथ पकड़ा। देखा वे लॉक ड्रामा शुरू करने वाले हैं। मैं समझदारी से सात मार के साथ एक तरफ चल दिया। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया। पहाड़ों में जब भी सूरज डूबता है अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ ही देर में पहाड़ियां अंधेरे में छिप गईं। अजी उस समय अकेले आई, मेरी चुनी हुई जगह पर गई, गुस्से में पैर से जमीन पर ठोकी। बिना मैंने उससे पूछा, क्या आप शुरू करना है? बेटे ने कहा। जैसे ही चांद निकल आए मैंने आकाश की ओर देखा। दूर के पहाड़ों पर अभी भी थोड़ी धुंधल का था, लेकिन चांद धीरे धीरे उभरने लगा था। अज्जी ने मुझसे बात करना छोड़ दिया, सिर झुकाकर जमीन पर लात मारते हुए। यह संस्करण उबाऊ हो गया है, मैं फिर से थोड़ी शरारत करने की तैयारी कर रहा हूँ। मगर बैठते ही अज्जी ने पूछा, तुम्हारी पत्नी 10,000 पहाड़ों की महारानी है, तुम बाहर अभी भी हिम्मत करते हो? नहीं किया कुछ गलत? मैंने जवाब दिया। उसके सोचने का तरीका बहुत ही अजीब है, नहीं तो कोई सामान्य आदमी हमारे साथ चलकर अब तक समझ ही जाता। हाँ, अज्जी ने नाराजगी से कहा, हर रोज दूसरी औरतों को लेकर जंगलों में भागता फिरता है और कहता है कुछ गलत नहीं किया। मैं और छोटी सी वास्तव में अब अपने संबंध को नहीं छुपाते हैं, बस स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन वह समझता नहीं। सोचकर मैं उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका। क्या तुमने कभी सोचा है कि छोटी लाल वास्तव में मेरी पत्नी ही है? दरअसल वह मेरी पत्नी है। कैसे हो सकता है? अजी ने मुझे घूरा। 22 शाओहोंग की शक्ति इतनी कम है, वह 10 लाख बड़ी पहाड़ों का मालिक कैसे हो सकता है? मैंने उसकी दृढ़ नजर देखी और समझदारी से चुप रहने का फैसला किया। कभी कभी आपको मानना पड़ता है कि महिलाएं एक बहुत अजीब जीव होती हैं। वे अक्सर चुपचाप चालाकी और मूर्खता के बीच स्विच कर सकती हैं। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो अजी ने एक रूमाल निकालकर जमीन पर बिछा दिया। चांदनी की एक किरण नीचे गिरती है। अजी उठकर बोली, तुम छोटे हो को बता सकते हो, मैं खोज शुरू करने वाली हूँ। छोटे हरे के पीछे अजी नहीं आई। मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ चली गई। मैंने चारों ओर देखा, नहीं दिखी। तुम उसकी चिंता मत करो, अपना काम ठीक से करो। अजी ने यह सुनकर और कुछ नहीं कहा। हाथ झटकते हुए एक सफेद रोशनी बाहर निकली
ऊंचाई में लटकी क्रिस्टल जैसी सतह दिखाई देने लगी। वह लगातार हाथ बदल रहा था, बुदबुदाते हुए कि ताइयन की शक्ति मेरे झिंगे में आई। बातें खत्म हो गई। उसने हाथ का निर्णय किया। चिंग वोंग की एक आवाज पर पैनल 2 बार विस्तृत हुआ। बाहर 2 जटिल सूत्रों के चक्र उभरे और दर्पण की सतह भी चांदी सफेद हो गई, जैसे आसमान में 2 चांद नजर आ रहे हों। कुछ सेकंड बाद कुनलुन दर्पण के चारों ओर के सूत्र घूमने लगे। एक चक्र आगे की ओर घूम रहा था, दूसरा उल्टा। यिन और यांग एक दूसरे में घुल मिल गए, अनवरत रूप से जारी। अगले ही पल आकाश से चांद की चमक चिंग। कुल्लू नाइना चांद की रोशनी को सोख लेता है। कुल्लू नाइना हल्के से बगल की ओर झुकता है और पहाड़ की ओर एक प्रकाश स्तंभ प्रकट करता है, क्योंकि यह ऊंचाई से नीचे की ओर आता है। बहुत व्यापक। अजी दोनों हाथों से मंत्र बनाते हुए उसे अपने सीने के सामने रखे हुए थे, मानो कुनलुन दर्पण को दूर से नियंत्रित कर रहे हों। उनका एक पैर हल्के से हिला और आसमान का कुनलुन दर्पण उनके साथ घूमने लगा और प्रकाश की किरण तेजी से पहाड़ के बीच से गुजरने लगी। वह थोड़ी सावधानी बरत रहे थे। पहले हमारे चारों ओर से अन्वेषण शुरू किया। जब कुनलुन दर्पण का प्रकाश मुझ पर पड़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे छानबीन कर रहा हो, यहाँ तक कि आत्मा को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अजी ने जानबूझकर प्रकाश की गति को मुंह पर रोकने दिया और हाथ के मंत्र में परिवर्तन किया चाहते थे। आची जी आप ऐसा करना बहुत खतरनाक है। आची ने एक तुच्छता भरी आवाज में हुंकार भरी और कुनलुन दर्पण के ऊपर केफू विन को लगातार बदल रही थी। लेकिन जैसे ही कुनलुन दर्पण मेरे मिंग जी को छूने लगा, दर्पण अचानक कांपने लगा और प्रकाश क्षण भर में बंद हो गया। आची ने एक बार फिर हुंकार भरी, चेहरा सफेद हो गया और जल्दबाजी में कुनलुन दर्पण का अगर वह चेतावनी नहीं सुनती तो उसे अपनी जिद का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अजी ने एक आवाज की और आगे कुछ नहीं कहा। दांत भींचकर कुनलुन दर्पण से आसपास की पहाड़ियों की खोज की। कुछ ही मिनटों बाद उसने अंत में एक आवाज की और एक बड़ा मुंह खून थूक दिया। मैं तुरंत चिंता में पूछने गया, अजी बहन तुम ठीक हो? अजी ने जिद में हाथ से। मैंने नाराजगी से कहा, तुम्हारी दिखावे की चिंता की कोई जरूरत नहीं। मैं 2 कदम पीछे हट गया। उसकी सोच को सुधारने की परवाह नहीं की। बस इतना चाहिए कि जब तक वह टिक सके वह छिपे हुए क्यूलिन को ढूंढ ले। ये कहना पड़ेगा कि शाओ छुई अपने इस टॉर्च के साथ सच में बहुत उपयोगी है। कुछ ही मिनटों में एक बड़ी पहाड़ी को स्कैन कर सकती है। 3 पहाड़ियों को रह रहकर रोशनी दी कुनलुन जिंग शिबा गोंगली जाओजिन। ये देखकर खुशी हुई। जल्दी से हाथ की मुद्राएं बदल दी। कुनलुन दर्पण स्वचालित रूप से घूम गया। लक्ष्य पर नजर रखी। ये देख, मैंने मन में कहा, क्या शानदार चीज है। अगर यह हमारे पास हो तो किसी का पीछा करते समय। कुछ सेकंड के बाद जंगली स्वभाव से भरा हुआ पहाड़ों में तेजी से दौड़ रहा है और कुनलुन दर्पण की खोज से बचने की कोशिश कर रहा है। लगभग जैसे ही सफेद छाया को हवा में देख पलक झपकते ही उस पर झपट गई। अजय ने देखा कि सफेद छाया छोटी हरी है। वह लांग कर उसके मुंह में शुतुरमुर्ग का अंडा फिट हो सकता है और मैं भी मन ही मन आश्चर्यचकित था कि बांसुरी इतनी अच्छी कैसे बजा सकती है। लेकिन छोटी हरी तो अभी अंधेरे काइलिन की ओर गिर ही रही थी कि दक्षिण की दिशा से तेजी से एक आकृति आती दिखी। उसके पीछे सुबह की रोशनी थी और छोटी हरी अभी पूरी तरह से नहीं गिरी थी कि उसकी पोशाक लाल रंग में बदल गई। महिला मरने का शौक है। मर शब्द के साथ ही वह आकृति हवा में ही फट गई और शून्य में बदल गई। मुझे पता है कि छोटे चुई की शुबई ने तेजी से प्रगति की है, क्योंकि मैंने खुद भी सुधार किया है, तो वह महिला की शिबी असंभव नहीं है। बस ये प्रगति इतनी अधिक हो गई है कि अब उसे बाहरी क्षेत्र को मारने के लिए हाथ भी नहीं उठाना पड़ता। कुनलुन दर्पण के लॉक होने के बाद आजी को हाथ जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। यह दृश्य देखकर वह फिर से चौंक उठी और अपने उस मुंह को दोनों हाथों से ढक लिया जिसमें शुतुरमुर्ग के अंडे समा सकते थे। जैसे ही वह परिवेश से बाहर निकली, कुछ सेकंड बाद पहाड़ी पर एक रहस्यमयी ज्योति प्रकट हुई। कोई महान व्यक्ति एक चिन्ह प्रहार कर रहा था जिसने छोटे और अंधेरे काइलिन के स्थित पहाड़ी को पूरी तरह से ढक लिया। छोटे ने अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। वह हवा में उस चिन्ह की ओर बढ़ी। छूते ही महान चिन्ह सीधे टूट गया। चिन्ह को तोड़ने के बाद छोटे ने ही हाथ बढ़ाया। कई किलोमीटर की दूरी पर एक जोरदार आवाज हुई। पूरे पहाड़ की चोटी को शाओकुई ने जबरदस्ती 6-7 मीटर नीचा कर दिया। ऊपर का जिजुन अंत तक नहीं दिखा, लेकिन लगता है कि वह पहले ही मिट्टी में दफन हो गया था। 2 लोगों को मारने के बाद शाओकुई की ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई। शाही वैश्य में मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। कुछ चिंतित हो गया, क्या सचमुच छोटी सुए एक तानाशाह है? जैसे ही मैंने यह सोचा, अचानक मेरे आसपास 6 शक्तिशाली आभास प्रकट हुए। मैंने अपना ध्यान वापस खींचा और तुरंत 7 हथियारों की तलवार को कसकर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मैंने यह तलवार निकाली, छोटी सुए एक पल में मेरे सामने आ गई। साथ ही उन 6 लोगों ने भी अपने आभास प्रकट किए और एक साथ मुझ पर हमला किया। मेरे लिए सुप्रीम वही है जो भगवान है, लेकिन एक जो मुझे नष्ट करना चाहता है, मैं उससे बच नहीं सकता। यहाँ तक कि 6 का होना भी मेरी कदर करना है। इस समय छोटू लौटना चाहती थी, लेकिन नहीं आ सकी। छोटू कभी भी आज्ञाकारी लड़की नहीं रही। उसने इतने दिनों तक अच्छे बच्चे का अभिनय किया। शायद इसी समय के लिए इंतजार कर रही थी। जैसे ही 6 सुप्रीम के हमले एक साथ मेरी ओर आए, पास में खड़ी अजी, छोटे मित्र तैयार रहो, पहली बार में ही अभी समझे गए तलवार के भाव को त्याग दो और जिस वैया से डीमाई को सक्रिय करो। एक समय में पहाड़ियां हिल उठी, 16 धाराएं आकाश में उठी और शरीर पर 16 दोहरी ड्रैगन लॉक का निर्माण किया। जैसे ही मैंने खुद की रक्षा की, 7 हत्या की तलवार अचानक मुक्त होकर आकाश में उठी और आने वाली शाओचुई की ओर उड़ गई। जैसे ही 6 जिजुन की सांस मेरे सिर पर पहुंची, 7 हत्या की तलवार भी शाओचुई के पास पहुंच गई। एक हल्की आवाज आई। 7 किलिंग तलवार ने एक तेज ध्वनि उत्पन्न की। छोटी हरी ने भी 7 किलिंग तलवार को नहीं पकड़ा, बस हाथ उठाकर पकड़ने की स्थिति में खड़ी हो गई हवा में। अगले ही पल उसके हाथ की हथेली में एक रहस्यमय प्रकाश फूट गया और 7वां तलवार का ब्लेड तुरंत खून की तरह लाल हो गया। भयानक हत्या की ऊर्जा छोड़ते हुए एक प्रकाश की तरह मेरी परम सत्ता की ओर उड़ चला। शाओचुई ठंडे स्वर में बोली, जो मेरे पति को छोड़ेगा उसे अवश्य हटा दिया जाएगा, जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा उसे अवश्य हटा दिया जाएगा। अगर कोई और ये कहता तो ये बस एक मजाक होता, पर जब शाओचुई कहती है तो मैं पहले से नहीं जानता ये क्या दर्शाता है। मैंने सिर्फ देखा कि 7वां तलवार शूं करते हुए उड़ाई, मेरे चारों ओर एक चक्कर काटी और 6 रास्तों की परम सत्ता की ऊर्जा। और ये अचानक रोकना गायब होना नहीं है, बल्कि कटकर रुक जाने जैसा है। 7 हत्या तलवार मेरे चारों ओर एक और बार घूमी, फिर यह मेरे हाथ में आ गई। जब वह मेरे हाथ में लौटी तब 6 परमात्मा की ऊर्जाएं टूटने लगी। मैंने 7 हत्या तलवार को पकड़ा, तब मुझे समझ आया। 1 सेकंड में 7 हत्याएं शाओकुई द्वारा प्रोत्साहित होकर पहले ही 6 सुजरीन को काट चुकी थी। 6 सुजरीन, ये क्या अवधारणा है? लॉन्गहू पहाड़ में पिछली पहाड़ी को छोड़कर माने जाने वाले सुजरीन स्पष्ट रूप से सिर्फ मेरे गुरु की हुआयन और एक झांग हुआइलिन है, जिसमें बड़े भाई की युलोंग कला को जोड़कर कुल 3 सुजरीन बनते हैं। शेष पंथों में भले ही कोई यानी कि छोटे चुई की राय और इससे पहले कि एक हथेली से सीधे 7 जिजुन को नष्ट कर देना। हो सकता है कि आधा चुन शिजेमो लियाओ हो। अजी और मैं अभी तक होश में नहीं लौटे थे। छोटे चुई हमारे पास हल्के से ठहरे और फिर से अंधेरे छीलिन की ओर बढ़ गए। मैंने तब जाकर खुद को थपथपाया और यकीन किया कि मैं सपना नहीं देख रहा था। तभी मुझे समझ आया कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। शुएनशिजाई कभी भी उसका दुश्मन नहीं था। जब शाओचुई अंशिलिन की ओर उतरी तब उसकी ऊर्जा और भी मजबूत हो गई। आसपास के सभी पहाड़ों को उसने सीधे बंद कर दिया। कितने पहाड़ मैं नहीं गिन सका, सिर्फ मेरी आत्मा की आंखें कहीं तक का अंत नहीं देख सकी। थोड़ा समय बाद मैंने सावधानी से 6 मृत जिजुन की जांच के लिए पास आना शुरू किया, जिनमें से 2 शुजिया गुजू के जिजुन थे। 2 के हथेलियों पर एक जूजू का टैटू था, शुजिया शाओयिंग के साथ मिली हुई थी।
मेरी नजरें दूसरे दो जिजून पर पड़ी और अचानक मेरी पलकें फड़कने लगी। ये दो मशीनरी जिजून हैं। बाकियों के मुकाबले में ये सबसे डरावने हैं। 3 इंजीनियरिंग धार्मिक व्याप्ति ने देवता नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने जिजून बनाया। ऐसे मशीनरी जिजून उनके पास कितने हैं, सोचना ही डरावना है। कुछ सेकंड बाद शाओ चुई ने एक पूरी तरह से काले और फर वाले किरिन छोटे जानवर को पकड़े हुए नीचे आई। इस समय वह मुझे भी पराई लगी। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एजी की अनदेखी करते हुए काले किरिन को मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, बॉबे तुम इसे लेकर वापस जाओ। ऊपर की ओर देखते हुए मैंने मुंह खोला, पर एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि इस समय वह नहीं थी जो मेरे पीठ पर सवारी करती थी। मुझे मूर्ख देखकर सुनो, बात मानो। जैसे ही यह कहा, छोटी सुंदरी फिर से हवा में उड़ गई। दूर से एक काली धुंध तेजी से आई और तुरंत उसे ढक लिया। पल में वह दूर में गायब हो गई। छोटी सुंदरी अचानक चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ समझ नहीं आया। मैं नहीं कह सकता कि मैंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि अभी तक समझ नहीं पाया था। और ज्यादा तो यह कि मैं चिंतित था। आखिर